नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम विचार करेंगे मेष लग्न में मंगल यदि द्वादश भाव में स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है और मंगल यदि द्वादश भाव में स्थित है और वह किन किन ग्रहों के साथ में है तो यह वीडियो आपके लिए परम आवश्यक हो जाता है। आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करने का कष्ट करिएगा। हम विषय में प्रवेश करते हैं। मेष लग्न के लिए मंगल अष्टमेश तथा लग्नेश दोनों मंगल बनता है। अष्टमेश के लिए पाराशर जी कहते हैं, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नादिशु पिचेत स्वयं। यानी कि भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण कोई भी ग्रह यदि अष्टमेश बनता है तो वह शुभ नहीं होता। लेकिन फिर कह दिया स एव शुभ संधाता लग्नादिशु पिचेत स्वयं, कि वह लग्नेश स्वयं होगा तब तो उसमें शुभता हो जाती है। और हम सभी को पता न रंध्रेषु दोषस्तु सूर्य चंद्रमसोर भवेत, सूर्य और चंद्रमा को भी अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, यह विषय बाद का है। यानी कि ये लग्नेश जो मंगल बनता है यहाँ पर ये शुभ हो जाता है। लेकिन फिर भी राजयोग अध्याय में महर्षि पाराशर जी ने मंगल का कुछ विशेष वर्णन नहीं किया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेत् शनि जीवयोः परतंत्रेण जीवस्य पापत्वं विसिद्ध्यति कविस्साक्षा निहंताश्चान्मारकत्वेन लक्षितः। यानी कि मेष लग्न के जातकों के लिए राजयोग अध्याय में महर्षि पाराशर जी ने तो मंगल का ज़्यादा विशेष वर्णन नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि ये अष्टमेश भी है। अब हम विशेष ज़्यादा शास्त्रीय चिंतन ना करके हम फल बताते हैं कि यदि मंगल द्वादश भाव में स्थित रहेगा तो जातक को क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल यहाँ पर मीन राशिगत रहेंगे। मीन राशि उनके मित्र की राशि है और वो भाग्येश भी बनते हैं मेष लग्न में। गुरु की राशि के अंदर यदि मंगल रहेंगे तो वो प्रमोदित अवस्था में रहेंगे, यानी कि बड़े प्रसन्न रहेंगे। लेकिन द्वादश भाव है वह भाव शुभ नहीं है, इसलिए मंगल का लग्नेश से वे भाव में बैठे रहना, यानी कि लग्नेश लग्न भाव का वे भाव में बैठे रहना, यानी कि जन्म पत्रिका का भी वे भाव है तो वहाँ पर बैठे रहना जातक के लिए जन्म स्थान को से दूर ले जाता है। जातक को विदेश की यात्राएं करवा देता है। जातक उदार प्रवृत्ति का होता है, अति कामुक होता है। मंगल यहाँ पर द्वादश भाव में बैठ करके मांगलिक भी बना देता है। यदि कोई मांगलिक कन्या हो तो मांगलिक वर चाहिए, मांगलिक वर है तो मांगलिक कन्या चाहिए। कुंडली मिलान अवश्य होना चाहिए इसे जातकों का, क्योंकि सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ती है मंगल की। पत्नी सुख में बड़ी कमी कर देता है, दाम्पत्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न करता है। कहीं कहीं पर तो कहा है कि 26वें वर्ष के अंदर ऐसे मंगल प्रसिद्धि प्रदान करता है और 28वें वर्ष माताजी के लिए सही नहीं रहता है। 28वां वर्ष यदि मंगल द्वादश भाव में स्थित हो तो इसीलिए कहीं ना कहीं मंगल का द्वादश भाव में बैठे रहना अशुभ तो है। शुभता तो इतनी ही रहेगी कि विपरीत राजयोग का सृजन होगा, यानी कि अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग है। यह जातक उदार प्रवृत्ति और कभी कभी तो यानी कि धन नष्ट होने तक कगार पे आ जाता है ऐसे जातकों का। यानी कि कोई मित्र ले गया, कोई और ले गया, उधार ले गया तो वो पैसा वापस नहीं आता है, नष्ट हो जाता है ऐसे जातकों से। बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। जब लग्नेश का वे भाव में बैठे रहना ज़्यादा शुभ नहीं है। मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, षष्ठ भाव तथा सप्तम भाव पर रहेगी। तृतीय भाव भाइयों के लिए भी यह मंगल शुभ नहीं है।
भाई के लिए। अगर भाई के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए तो भी बड़ा संशय नहीं करना चाहिए। संतान पक्ष में भी कमजोरी करते हैं ऐसे मंगल। यदि सूर्य भी वहां पर आ जाते हैं तब ज़्यादा करते हैं, वरना ऐसे भी मंगल संतान पक्ष को कमज़ोर, वैवाहिक जीवन में बाधा, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त अवश्य कर लेते हैं ऐसे जातक। शत्रु शमन अवश्य कर लेते हैं। अब विचार करते हैं, यदि मंगल के साथ में यहाँ पर सूर्य स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव त्रिकोण में आता है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह। सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ है। यदि सूर्य और मंगल द्वादश भाव में स्थित रहेंगे तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के फलों में कहीं ना कहीं कमी उत्पन्न होगी। पंचम भाव के फलों में कहीं ना कहीं कमी। पंचम भाव शिक्षा के अंदर बाधा, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते ऐसे जातक, यानी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। संतान पक्ष कमजोर हो जाता है, संतान आज्ञाकारी नहीं होती, या फिर प्रथम संतति को कष्ट हो जाता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यदि शनि भी अगर लाभ भाव में स्थित हो, या तृतीय में हो, या अष्टम में हो, तब ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाता है। यदि दशम में भी ऐसा शनि हो, साथ में द्वादश भाव में सूर्य हो, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। संतान पक्ष में कमजोरी। यदि गुरु की स्थिति अच्छी हो तो संतान पक्ष प्रबल हो जाता है, कहीं ना कहीं शुभ हो जाता है। कभी कभी तो देखा गया है कि गुरु भी साथ में रहे तब बड़ा श्रेष्ठकर राजयोग भी हो जाता है। सूर्य मंगल गुरु तीनों हो तब तो बड़ा श्रेष्ठतम राजयोग की प्राप्ति होती है जातक को। अब ये आप विचार करो, हम विचार करते हैं, मंगल और सूर्य क्या राजयोग भी बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे राजयोग, लेकिन ऐसे राजयोग का फल जातक को थोड़ा विलंब से मिलता है, क्योंकि पंचमेश और लग्नेश की युति राजयोग कारक तो रहेगी। राजयोग इसलिए रहेगा, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्तास्थित विशेष फलदायक। ये विशेष फलदायक तो होगी यदि सूर्य की और मंगल की दशा के अंदर एक दूसरे की दशा भुक्ति चले, तब बड़ा श्रेष्ठकर फल देगा। कहा भी गया ना, स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्तो केंद्रपति स्वयं दिशेत सोपि तथा नोचेत संबंधेन पापकृत। अब यहाँ पर मंगल अस्त हो जाए तब स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन राजयोग तो रहेगा। योग का केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। यानी कि राजयोग तो फिर भी रहेगा श्रेष्ठ, यानी कि सूर्य और मंगल की युति कहीं ना कहीं राजयोग के साथ साथ में शिक्षा में व्यवधान और संतान पक्ष को कमजोर अवश्य कर देगी, शत्रुओं का समूल नाश करेगी। हम आगे विचार करते हैं, यदि मंगल के साथ में चंद्रमा स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि मंगल के साथ में चंद्रमा स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और मंगल लग्नेश के साथ में जाकर के बैठेंगे। सर्वप्रथम तो चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है कि जातक के पास धन की कमी नहीं रहेगी। यह तो निश्चित है कि जातक धनवान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुख में व्यवधान उत्पन्न होगा। बहुत कुछ होते हुए भी बहुत कुछ पाने की आकांक्षा, और उस आकांक्षा से ही जातक दुखी होगा, क्योंकि सुख भाव का स्वामी द्वादश में बैठा हुआ है। यानी किसी भी भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में जाता है, या फिर 6, 8, 12 का स्वामी किसी भाव में जाता है,
किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे फलों में क्षीणता होती है, उस पर भी पूर्णतः विचार होना चाहिए कहीं। तो यहाँ पर विचार पूर्वक देखें हम, चंद्र और मंगल की युति जातक को धनवान तो अवश्य बनाएगी। अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़े तब राजयोग का निर्माण करेगी। शनि की दृष्टि पड़े तो मानसिक परेशानियां ज्यादा उत्पन्न करेगी। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगी। शुक्र तभी दृष्टि डालेंगे जब षष्ठ भाव में बैठे रहेंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है कि धनवान तो होंगे जातक, मंगल और चंद्रमा की युति, लेकिन कहीं ना कहीं सुख में कमी अवश्य मिलेगी। माता का स्वास्थ्य चिंताजनक होगा, क्योंकि माता ज़्यादातर अस्पताल में रहे, अस्पताल से बीमारियों का गोली चलती रहे, क्योंकि चतुर्थेश का वैभाव जो अस्पताल का भाव भी है, द्वादश भाव, तो माता को अस्पताल में का समय ज़्यादा व्यतीत हो तो आप भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब आगे विचार करते हैं। यदि मंगल के साथ में बुध स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध यहाँ पर षष्ठे तृतीय से पतय तृषणायानाम यदि पाप फल प्रदाह, तृषणायपति पापी है, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग का सृजन कर रहे हैं। षष्ठेश का वैभव में बैठे रहना, लेकिन नीच के रहेंगे बुध, नीच के रहेंगे बुध, और अपनी उच्च राशि को देखेंगे तो शत्रु ज़्यादा होंगे ऐसे जातकों को, लेकिन व्यापार में उन्नति अवश्य दे देंगे जातक को। ऐसे जातक भाइयों का असहयोग ही मिलेगा। ऐसे जातकों को भाइयों के लिए सही नहीं है ये युति। ऐसे जातकों को ऋण अवश्य, ऋण ज़्यादा हो सकता है। नीच के बैठे हैं भले ही वैभव में, पर उच्च राशि को ऋण रोग शत्रुओं को देख रहे हैं। स्वास्थ्य में कमी का होना, चर्म रोग इत्यादि का होना, क्योंकि रोगेश और लग्नेश की युति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न अवश्य कर देती है। अब आगे विचार करते हैं। यदि मंगल के साथ में यहाँ पर देवगुरु स्वयं हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि मंगल के साथ में यदि देवगुरु स्वयं स्थित हो वैभव में, तब भी शुभ फल की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि व्ययस का वैभव में बैठे रहना खर्चा का तो इंगित करवाता है कि अत्यधिक खर्चा होगा जातक का, इसमें कोई परेशानी दोहराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में भी हानि का उत्पन्न हो जाना ये भी दर्शाता है। राजयोग का भी सृजन करेंगे मंगल और गुरु, क्योंकि भाग्येश और लग्नेश की युति अगर द्वादश भाव में ही क्यों न हो जाए। राजयोग केंद्र त्रिकोण का संबंध भी है, विपरीत राजयोग भी है, जो भी 3 राजयोग बनते हैं, सरला विमला, ये तो यानी कि विपरीत राजयोग भी है एक तरीके से। तो विपरीत राजयोग का भी फल मिलने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं देखे तो गुरु और मंगल की युति विशेष फल प्रदायक रहेगी। यहाँ पर पत्नी आशानुकूल होगी, पत्नी से भाग्योदय होगा ऐसे जातकों का, लेकिन भाग्य में किंचित परेशानी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी द्वादश में बैठा है, तो कहीं ना कहीं क्षीणता उत्पन्न अवश्य कर ही देगा। संतान आशानुकूल होगी, लेकिन लग्नेश का और लग्नेश यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती ना तो बड़ा श्रेष्ठकर फल रहता पंचम भाव पर, लेकिन नहीं पड़ रही है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि चतुर्थ, षष्ठ और अष्टम पर पड़ती रहेगी। चतुर्थ भाव मकान, वाहन, भूमि, सुख, ऐश्वर्य, यानी सभी चीज़ों का चतुर्थ भाव है, सुख है जीवन में, यानी कि सुख उपलब्ध होगा ऐसे जातकों को। चंद्रमा भी कहीं पर दृष्टि गोचर हो जाए यहाँ पर, तब बड़ा, चंद्रमा गुरु से दृष्टि गोचर हो जाए तब बड़ा श्रेष्ठकर फल मिलने वाला होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम पर रहेगी,
आयु कारक रहेगी, आयु भी जातकों की अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक परेशानियां भी अत्यधिक देगा। भाग्य में हानि भी करेगी ये दृष्टि, क्योंकि भाग्य के व्यय की वृद्धि करेगी तो भाग्य डाउन होगा। षष्ठ भाव ऋण रोग शत्रुओं पर शमन होगा, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मंगल और गुरु की युति राजयोग कारक भी रहेगी और बड़ा विशिष्ट फल भी देगी, जातक को विदेश में बड़ा भाग्यशाली बनाएगी। अब आगे विचार करें, यदि मंगल के साथ में शुक्र स्थित हो तब क्या परिणाम। शुक्र का द्वादश भाव में बैठे रहना बड़ा श्रेयस्कर फल है, लेकिन मंगल और शुक्र युति वैवाहिक संबंध, अति कामुकता ऐसे प्रदर्शित करती है। लव मैरिज यह भी इंगित करती है। लेकिन मंगल और शुक्र यहाँ पर उच्च के रहेंगे, जो शय्या शुक्र का भाव है अच्छा है। मेष लग्न में ही शुक्र द्वादश भाव में शुभ फल देते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। डबल मांगलिक तो बनाते हैं, लेकिन फिर भी ग्रह स्थिति ऐसी है द्वादश भाव में शुक्र का, यानी जातक ऐसो आराम का भोगी होगा, कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा ऐसा जातक। द्वादश भाव का शुक्र बड़ा विशिष्ट पूर्ण फल देता है, बड़ा अच्छा फल देता है द्वादश भाव का शुक्र। यदि अच्छा मंगल और शुक्र की युति बड़ी अच्छी युति मानी गई है इस मेष लग्न में द्वादश भाव के लिए। पत्नी से भी धन की प्राप्ति होगी, सरल लक्ष्मी योग का सृजन होगा, लेकिन धन हानि भी होगी, क्योंकि धनेश का वैभव में बैठे रहना सब पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, क्योंकि पत्नी का षष्ठ भाव रहेगा ज्यादा। भावात भावम का सूत्र से देखते जाए तो बहुत से फल देखने को मिलेंगे यहाँ से। अब आगे विचार करते हैं, मंगल और शनि की युति रहेगी तब क्या परिणाम देखने को मिलेगा। मंगल और शनि की युति भी कहीं ना कहीं शुभप्रद तो नहीं रहेगी, क्योंकि लाभेश और राज्य भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में जाकर के बैठते हैं तब लाभ भंग हो जाता है, राज्य भंग हो जाता है। लेकिन लग्नेश और कर्मेश की युति, यह राजयोग भी बताया गया महर्षि पराशर जी के द्वारा। लग्न कर्मादि नेतारो वन्योन्याश्रय संस्थितम राजयोग विधि प्रोक्त विख्यात विजयी भवेत। यहाँ पर शनि की जो द्वादश भाव में बैठे रहेंगे, शनि और मंगल, यह जो काम करते हैं मोर्चरी के, अस्पताल, डॉक्टर्स के लिए सही है, सर्जनों के लिए, इंजीनियर के लिए, इंजीनियरों के लिए भी यह सही है मंगल और शनि की युति द्वादश भाव में। और जो भी ठेकेदार होते हैं, बढ़ई होते हैं, सुनार होते हैं, लुहार होते हैं, इनके लिए भी यह युति बड़ी श्रेयस्कर रहेगी। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर, तृतीय भाव पर, षष्ठ भाव पर रहेगी। ऐसा जातक कंजूस प्रवृत्ति का होगा, धन क्षय नहीं कर सकता जल्दी से। भाग्य में अवरोध उत्पन्न होंगे। यदि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो षष्ठ भाव शत्रु पर बिल्कुल नियंत्रण रहेगा। ऐसे जातक शत्रुओं को शमन कर देंगे, ऋण रोग शत्रुओं पर बिल्कुल विजय प्राप्त करेंगे जातक। अब आगे विचार करते हैं, परिवार के अंदर परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे शनि और मंगल यहाँ पर बैठ के। वाणी में कहीं ना कहीं तुतलाहटपूर्ण वाणी भी उत्पन्न कर देते हैं। यदि बुध भी अगर द्वादश भाव में स्थित रहता है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है, वाणी के लिए सही नहीं है बुध भी। अब मंगल के साथ में यदि राहु हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मंगल और राहु यदि द्वादश भाव में स्थित रहते हैं तो अंगारक युति बनाते हैं। यह आपके स्वास्थ्य में बड़ी गिरावट उत्पन्न करेंगे। सर्वप्रथम तो
मंगल और राहु की युति अंगार क्रोधित स्वभाव बना देंगे, चिड़चिड़ापन स्वभाव बना देंगे, लड़ाई झगड़ा ऐसे जातकों को अत्यधिक प्रिय रहेगा। शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे। शिक्षा में बाधा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग्न से भी शिक्षा का विचार किया जा सकता है। ज्ञान जो अर्जित होता है ना, शिक्षा का भाव तो वैसे पंचम है, लेकिन लग्न को भी कहीं ना कहीं ले लेते हैं। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच एव बलाबलम सुखम दुखम भयंच एव लग्न भावान निरीक्षयेत। इसलिए शरीर में व्रण दे सकते हैं, चोट के निशान उत्पन्न हो सकते हैं चेहरे पे, चेहरा विकृत भी कर सकते हैं ऐसे जातकों का। मंगल और राहु बैठ करके द्वादश भाव में, तो यह युति शुभ नहीं है। अब आगे विचार करें मंगल और केतु। मंगल और राहु अगर रहे तो ये दोनों जो तमोग्रह है, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रह। तमोग्रह यही फल परिणाम देते हैं। जिन ग्रह के साथ में रहते हैं उन्हीं का फल देंगे। महर्षि पाराशर जी ने राहु और केतु के लिए 3 श्लोक लिखे हैं पाराशर जी ने। लघु पारा छोटा सा ग्रंथ है। एक तो यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रहो, ये कहा है। फिर कहते हैं यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेन निद्रेणापि संबंधाद्योगकारको, एक ये कहा है। और तीसरा का तमोग्रहो शुभारूढ़ा संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योगकारको। 3 ही तो श्लोक मिलते हैं तमोग्रहों के। इनके अनुसार देखें तो अच्छा फल नहीं है। मंगल का फल देंगे, मंगल अष्टमी ईस्वी, तो मानसिक परेशानियां ही ज्यादा देंगे राहु की दशावधि। राहु केतु भी यही फल प्रदान करने वाले हैं। आप राहु का ही सुनिए मैंने क्या कहा है, अगर केतु भी स्थित है तो आपके। तो धन्यवाद मित्रों। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।